हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, जो कि मैंने बताया था कि जो क्लास 11th का बोर्ड होने वाला है वो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आज हम लोग जो हैं मॉडल 2 लेके आए हैं। मॉडल 1 लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये 4 मॉडल सेट है। चारों मॉडल सेट आप लोग अगर देख लीजिएगा तो इनमें से ही क्वेश्चन आप सभी का आएगा। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है एडम स्मिथ, मार्शल और जेके मेहता और पिगू। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो है एडम स्मिथ। अच्छा, एडम स्मिथ कौन सा बुक लिखे हैं? द वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखे हैं? तो 1776 में। और उस बुक में क्या डिफिनेशन दिए हैं? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो धन का विज्ञान है। अच्छा, एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। एक अर्थशास्त्री हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, बोला कि समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो हम लोग आंकड़े की बात करेंगे तो आंकड़े जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक आंकड़े, और एक होता है द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी डेटा। तो प्राथमिक आंकड़े वैसे आंकड़े को कहा जाता है कि जब कोई इन्वेस्टिगेटर घटनास्थल पर जाता है और स्वयं वह अपने डायरियों में लिखता है और इस तरह डेटा कलेक्ट करता है, तो उसको हम लोग प्राथमिक या प्राइमरी डेटा कहते हैं। दूसरा है कि जब कोई व्यक्ति न्यूज के माध्यम से या पेपर के माध्यम से, किताब के माध्यम से कोई डेटा अगर कलेक्ट करता है तो उसे द्वितीयक आंकड़े या सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि समाचार पत्र किस प्रकार का है। तो अभी मैंने कहा न्यूज, समाचार पत्र या किताब के द्वारा अगर कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक आंकड़ा। यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बड़ा एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं। अगर कोई प्रश्न बनाता है तो वह सरल होना चाहिए, बच्चों को आसानी से समझ में आना चाहिए। प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, यानी पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, उसके बाद क्या है कि अति लघु उत्तरीय, फिर जो है दीर्घ उत्तरीय, इस तरह का प्रश्न होना चाहिए। तो प्रश्नों का उचित क्रम भी होना चाहिए, प्रश्नों की सीमित संख्या भी होना चाहिए, ज़्यादा प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे बनाने में असमर्थ हों। और तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये अच्छे प्रश्नावली के ये तीनों क्या हैं? गुण हैं। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर? ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह आवर्ती 5 को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5 6 और 2 8, हाँ 5 और 2 7, फिर 1 2 3 4, यहाँ 4 ही या 5 है। तो निश्चिंत रूप से आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। बड़े एक अच्छा न्यायदर्श आधारित होता है। न्यायदर्श का मतलब होता है सैंपल सर्वे, यानी क्या है? गुड सैंपल सर्वे। आप लोग कभी ताश खेलते हुए देखे होंगे, लूडो खेलते हुए देखे होंगे, तो अचानक जो है उसको निकाला जाता है। जैसे रेंडमली जो है डाई को फेंका जाता है लूडो में, तो तुरंत कोई ना कोई डिजिट आता है 1 से लेकर 6 तक। तो यहाँ पर रैंडमली सैम्पलिंग होता है। जब भी न्यायदर्श की बात होगी तो रैंडमली का मतलब होता है अचानक। अचानक जो है कोई चीज फेंका जाता है और उसका रिजल्ट आता है, तो उसको रैंडमली कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? 5वां का ए होगा। 6 में आते हैं, बोल रहा है कि औद्योगिक समंकों का संग्रह, जितने भी समंक होते हैं, जितने भी स्टैटिकल कलेक्शन होता है, उसका जो है डेटा NSSO कलेक्ट करता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना बच्चों 1950 में हुई थी। कब हुई थी?
1950 में। और इसका काम क्या है? समंक को संग्रह करना। अच्छा, ये समंक के संग्रह के अलावे जो है, ये यानी औद्योगिक समंक के अलावे जो है गरीबी, बेरोजगारी और जनगणना इत्यादि का काम NSSO का है। अच्छा, इसका एक और सहयोगी संस्था भी है जिसका नाम है CSO। ये 2 मई 1951 में स्थापना हुई थी और ये दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली है। और ये क्या करता है? ये डेटा को संग्रह करता है और ये क्या करता है? प्रकाशन करता है। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि बोलता है कि एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा यानी लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट या अपर लिमिट या लोअर लिमिट के अंतर को क्या कहा जाता है? तो अब यहाँ देख लीजिए, लोअर लिमिट आपका कितना है? 0 और अपर लिमिट कितना है? 10। तो 0 और 10 के बीच का अंतर है कितना? 10 का। तो 10 यानी अंतराल क्या होगा? अंतराल। तो आपके ऑप्शन क्या है? आवर्ती वितरण, वर्ग आवर्ती, वर्ग अंतराल, वर्ग सीमा। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा आपका, वर्ग अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है वर्गीकरण सूचित करता है, क्लासिफिकेशन सिग्निफाइज समंकों का समानता, समंकों की असमानता, ए और बी यानी दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? दोनों। अच्छा, इस यहाँ पहले हम लोग जानते हैं कि समानता क्या होता है। जैसे सिमिलरी क्या होता है? तो सिमिलर का मतलब होता है कि मान लो एक सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल है और एक बड़ा सा सर्कल है, दोनों तो सर्कल ही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा। लेकिन अगर कोई एक ट्रायंगल है और एक जो है स्क्वायर है, तो ट्रायंगल और स्क्वायर आपस में सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो जब क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक जैसा दिखने वाला अगर होगा तो सिमिलर कहलाएगा, और जो डिफरेंट डिफरेंट आकार का या साइज का होगा उसको जो है असमानता कहा जाता है या अनसिमिलर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। बोलता है कि किसी पाई चार्ट कैसे बनता है, इसका भी जो है हम लोग लेकर आएंगे एक वीडियो में, जो क्लास 12th और 11th का जो है प्रोजेक्ट होगा, प्रैक्टिकल का होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, और बहुत जल्द इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ फिलहाल देखना है कि किसी पाई चार्ट के केंद्र कुल कितने के होते हैं। तो देखिए, वृत्त जो होता है ना, यानी सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो ये याद रखना आपको। तो जहाँ भी 360 होगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। फिर क्या है कि ओजाइव वक्र को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सरल आवर्ती वक्र, संचय आवर्ती वक्र, आवर्ती आयत चित्र, या डी है वृत्त चित्र। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका संचयी आवर्ती वक्र, इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अच्छा, चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है ओजाइव यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संचय आवर्ती वक्र जो है यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई एक्सिस दिखा रहा है और ये क्या दिखा रहा है? एक्स एक्सिस। अगर यहाँ से नीचे से ओरिजिन पॉइंट से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाता है तो इसे कम त्वरण या ओजाइव कहते हैं। और इसमें क्या है कि ऊपर से जो है नीचे की ओर आ रहा है, और अगर ऊपर से नीचे की ओर आए ये लाइन तो इसको बोलते हैं से अधिक त्वरण या ओजाइव। तो संचय आवर्ती वक्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक नीचे से ऊपर की ओर जाता है जिसको कम प्रकार का त्वरण कहा जाता है, और एक जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है उसे अधिक प्रकार का त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, संचय आवर्ती वक्र, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब आगे आते हैं हम लोग, बोल रहे हैं काल श्रेणी। ये आपको स्टैटिक्स में एक चैप्टर है, काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ कैसा होता है? आयत होता है,
यहाँ बोल रहा है कि कालिक यानी हिस्टोरिक ग्राम होता है या औजाइव होता है या उपर्युक्त तो सभी होता है। तो काल श्रेणी में जो है आपको ये कालिक होता है, ये आपको मैं मैथ्स में बताऊंगा। फिर यहाँ पर आप आ जाइएगा 12th नंबर क्वेश्चन, बहुलक की गणना का आधार क्या है? आवर्ती आयत चित्र, औजाय वक्र या आवर्ती बहुभुज या आवर्ती वक्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा औजाय वक्र। अच्छा, अभी हम लोग तुरंत औजाय वक्र पढ़ के आ रहे हैं। एक जो है ओरिजिन पॉइंट से नीचे के ऊपर जाएगा तो कम प्रकार का तोरण या औजाय, तोरण को ही औजाय भी कहा जाता है ना। तो नीचे से यदि ऊपर की ओर जाता है तो उसको कम प्रकार का तोरण, और ऊपर से नीचे आता है तो उसको अधिक प्रकार का तोरण कहते हैं। और जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता यानी प्रतिच्छेद करता है वो क्या कहलाता है? औजाय वक्र। जो क्या इंडिकेट करता है, किसको मेजर करता है या गणना करता है? तो बहुलक को करता है। ठीक है, जब कम प्रकार का त्वरण अधिक प्रकार का त्वरण से एक दूसरे पर कोई बिंदु पर अगर इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो वह बहुलक की गणना करता है। नंबर 13 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है? अभी पीछे एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे इसको। तो यहाँ देखिए कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का अंतर है 10, अंतर को बता रहा है तो वर्ग अंतराल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, समांतर माध्य। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मीन बराबर सिग्मा एक्स बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, या तो इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बोल रहा है कि क्या करता है समांतर माध्य? क्या करता है? स्थिति का माध्य है, स्थान संबंधी माध्य है, या फिर क्या है? घनत्व का माप है, या उपर्युक्त में से क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से क्या है? तो यहाँ एवरेज को मापता है। क्या करता है ये? एवरेज को। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्थिति का माध्य, एवरेज ऑफ पोजीशन। अब हम लोग 15 क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि 5 4 5 3 2 6 5 4 5 9 8 5 9 5 और 5, देखिए 5 5 5 आ रहा है। बोल रहा है कि आंकड़ों का बहुलक कौन है? जो संख्या का रिपीटेशन यानी बार बार आता हो वो बहुलक कहलाता है। तो 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 15 आ रहा है कि 5 आ रहा है, तो बार बार आपका 5 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन तो 100 नहीं 200% गारंटी आएगा इस तरह का। आपको देखना है कि कौन डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, जो बार बार रिपीट करे वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 5 बार बार रिपीट कर रहा था, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपका 5 आंसर हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि माध्यिका को क्या कहा जाता है? बहुलक, यानी मीडियन को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। स्थिति संबंधी रिलेटेड मीन कहा जाता है। सामूहिक यानी ग्रुपिंग बोला जाता है, या एवरेज बोला जाता है। तो आपको इतना जानना है कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बराबर बटा एन होता है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, ये मोड का है, माध्यिका का होगा नहीं, ग्रुपिंग मेथड, तो ये जो है मोड में बनता है। अच्छा, बहुलक तो हो नहीं सकता है, तो इसमें एकदम निश्चिंत रूप से क्या होगा? बी होगा। लेकिन देखिए यहाँ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में? एम बराबर एन प्लस 1 बाय 2th एटम, साइज ऑफ एन प्लस 1 बाय 2th एटम। तो आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। चले आते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ बोल रहा है परमाप विचलन का गुणांक सूत्र क्या है? तो मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 100, या मीन बाय स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड बाय मीन, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाप विचलन का जो गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। ये याद रखना है। बोला कि निरपेक्ष माप एब्सोल्यूट मेजर इज क्या है? विस्तार। विस्तार जिसको रेंज का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को रेंज कहा जाता है। फिर विस्तार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। माध्य विचलन का गुणांक क्या है? तो बोल रहा है कि मीडियन
बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 100 और परिमाप विचलन का कोफिशिएंट जो है यानी गुणांक जो है मीन बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर होगा आपका रेंज। क्या होगा? रेंज। उसके बाद हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन कितना है? बोल रहा है कि सहसंबंध यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोरिलेशन। कोरिलेशन कार्ल पियर्सन द्वारा मेजर किया गया है। कौन? कार्ल पियर्सन द्वारा। ठीक है। अगर आपसे कभी कहीं पूछ दे कि सहसंबंध गुणांक या सहसंबंध जो है कौन सा अर्थशास्त्री ने बनाया है, तो है कार्ल पियर्सन। और रैंक कोरिलेशन की बात करेगा तो स्पेयरमैन। तो यहाँ पर बोलता है कि 0 से 1, 1 से अनंत, 0 से अनंत, या फिर कहता है कि -1 से +1 के बीच। तो आंसर होगा आपका डी होगा। -1 से +1 के बीच में जो है सहसंबंध का आंसर आता है। और इसका डिफाइन जो है कार्ल पियर्सन दिया है। अब आ गया, ये बोलता है एक सूचकांक के प्रकार के बड़ा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके बाद कहता है थोक मूल्य सूचकांक, तीसरा कहता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, या इनमें से सभी। तो यहाँ जो है आंसर में होगा आपका इनमें से सभी। लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है ना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत कितने वस्तुओं को लाया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या बताता है। तो चलिए जानते हैं। बोल रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है 1949 में जो है भारत सरकार लाई थी। कब लाई थी? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है 1949 में जो है लाया गया है। और इसके अंतर्गत जो है 299 वस्तुओं का जो है कीमत को मापने का काम करता है। यानी ये जो है मुद्रास्फीति को मापने का काम करता है। मुद्रास्फीति क्या है? तो जब किसी वस्तु की कीमत निरंतर बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है उसके अंतर को मापता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अच्छा, थोक क्या है? तो बोल रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक को अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक परिवर्तन की निगरानी करती है और इसके अंतर्गत 700 वस्तुओं का जो है वस्तुओं की कीमत का वृद्धि या कमी को मापता है। बाकी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अंतर्गत जो है कि उद्योग की वस्तुओं का जो है कीमत में वृद्धि और कमी को मापता है। कुल मिलाकर के ये जो सूचकांक है ना, ये मुद्रास्फीति यानी मनी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। और ये भी जानिए कि जो थोक मूल्य सूचकांक है ना, इसमें वस्तु और सेवा को यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत जो आता है वस्तु और सेवा दोनों को लिया जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तु को लिया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि थोक मूल्य सूचकांक में जो है केवल वस्तु की कीमत का उतार चढ़ाव या कमी और वृद्धि को मापता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वस्तु और सेवा दोनों की कीमत को मापता है, जो मुद्रास्फीति बताता है। चलिए 21 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता प्रोजेक्ट का प्रथम स्तर क्या है। ऑप्शन नंबर क्या है? पहला ऑप्शन है आपका उद्देश्य का चिन्हीकरण करना, प्रश्नावली, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता जागरूकता भारत में कब लाई गई थी? पहले तो उपभोक्ता जागरूकता वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ता को उसके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता में लोगों को, जो उपभोक्ता है, जो वस्तुओं का उपभोग करता है, उसको जागरूक किया जाता है। और यह जो है 1962 में लाया गया था। यानी सबसे पहले जो उपभोक्ता जागरूकता लाया गया था वो अमेरिका में लाया गया था। राल्फ नादेर सबसे पहले अमेरिका में जो है उपभोक्ता जागरूकता अभियान लेके आए थे। लेकिन भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ
और यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया है। भारत में कब लाया गया है? 1986 में लाया गया है। और अमेरिका में कब लाया गया था? 1962 में। अच्छा, इस उपभोक्ता जागरूकता प्रोजेक्ट का जो है जनक कहा जाएगा राल्फ नादेर को। आइए 22 क्वेश्चन में आप सभी देखिए कि महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में? तो आपको मैं बता दूं कि पीसी महालनोबिस भारत के दूसरा पंचवर्षीय योजना में उनका जो है मॉडल को अपनाया गया था और इनका मॉडल था भारी उद्योग, है ना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से लेकर 1961 के बीच जो है था, जो पीसी महालनोबिस। और अगर हम लोग इसका उद्योग, भारी उद्योग जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लाया गया था वो भारी उद्योग, तो आपको किसी भी देश का जो विकास का सूचक होता है ना वो उद्योग ही होता है। तो हम लोग ये भी जाने कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 में लाया गया था। दूसरा 1956 में लाया गया था। उसके बाद नई आर्थिक नीति जो है यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जो है 1991 में लाया गया था। अगर उद्योग से बात आ जाएगा तो उद्योग के आसपास के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको भी आपको याद रखना है। बोला है कि भारतीय योजना आयोग को बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ? प्लानिंग कमीशन गठन जो है 15 अप्रैल 1950 को हुआ कि 15 मार्च 1950 का, 15 अप्रैल 1949 का, 15 मार्च 1949 का। तो ये आपको याद रखना है। भारत का जो है नियोजन बनाता है या बजट बनाता है तो उसको याद तो रखना पड़ेगा। 15 मार्च 1950 में ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। लेकिन इसका एक और सहयोगी संस्था था जिसको बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अच्छा, प्लानिंग कमीशन योजना बनाती है और उसका जो है ऑब्जर्वेशन कहिए, निरीक्षण कहिए, वो कौन करता है? एनडीसी करता है। तब जा कर के ये पारित होता है। फिर आते हैं हम लोग, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि इसमें आता है। दूसरा में आता है विनिर्माण या निर्माण। विनिर्माण बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जैसे गेहूं से आटा बनाना, धान से चावल बनाना, है ना, गन्ना से चीनी बनाना या कोई औजार बनाना, ये सब क्या है? विनिर्माण और निर्माण के अंतर्गत आता है। तो ये द्वितीय के। तृतीय क्या है? सेवा क्षेत्र, जैसे परिवहन, संचार, है ना, या डॉक्टर, इंजीनियर जितने भी वर्क करते हैं वो तृतीयक में आता है। तो बड़ा कृषि किस में आएगा? तो कृषि प्राइमरी में आएगा। कृषि पशुपालन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। फिर नाबार्ड को इतना जान लीजिए, नाबार्ड को जो बनाया है वो आरबीआई ने बनाया है। ठीक है, आरबीआई क्या है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है। तो नाबार्ड भी एक प्रकार का क्या है? बैंक ही है, यानी बैंक है। अच्छा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1983, 12 जून 1982, 12 जून 1985। तो इसका आंसर जो है 12 जुलाई जो है 1982 को। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, आपको याद रखना है। नाबार्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और नाबार्ड किस लिए बनाया गया है? कृषि विकास के लिए, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, किसानों को कम दर पर ऋण देने का काम करता है। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर में आते हैं हम लोग। भारत की पहली औद्योगिक नीति। देखिए क्वेश्चन हम इससे पहले भी हम बता रहे थे कि जब पीसी महालनोबिस की बात आई थी तो पीसी महालनोबिस जो है भारी उद्योग का ही जो है
दूसरा पंचवर्षीय योजना में मॉडल बनाया था। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति 1948 में आया था। ये तो आपको याद रखना है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, 1948 में। फिर नवरत्न क्या है? तो नवरत्न जो है, अभी भारत में टोटल 14 नवरत्न कंपनियां हैं। कितने नवरत्न कंपनियां हैं? 14। वर्तमान में जो है 14 जो है भारत में नवरत्न कंपनियां हैं। बोल रहा है कि ये सार्वजनिक उपक्रम है, ये जो है गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। तो आपको याद रखना है कि ये किस तरह की कंपनी है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेज है। या भारत सरकार के तहत आने वाली कंपनी को, जैसे सेल, भेल, गेल, है ना, तो ये सारे जो है सार्वजनिक उपक्रम है। फिर 28 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोलता है कि देश में निवेश आर्थिक क्षेत्र, जिसे सेज कहा जाता है, जिसको इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2000 को सेज की स्थापना जो भारत में कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 2000 में। और लागू कब हुआ था? 2005 में। ये याद रखना है। सेज का हम भारत के संदर्भ में, अभी हम यह ऑप्शन में नहीं आया। बड़ा है कि देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर बनाया गया है? कोरिया है, जापान है, चीन है, अमेरिका है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन जो है वो आपका होगा चीन। क्या होगा? चीन, ये होगा। अब आते हैं हम लोग 29 क्वेश्चन में। बोल रहा है कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य, अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं, पुनः मूल्यांकन कहते हैं, या मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इसको जो है बच्चों अवमूल्यन कहा जाता है। अच्छा, भारत में कितने बार अवमूल्यन हुआ है? तो 3 चरण में हुआ है। कितने चरण में अभी तक हुआ है अवमूल्यन? यानी अपनी मुद्रा के वैल्यू को घटाया गया है, तो 3 चरणों में किया गया है। और ये कब कब हुआ है 3 चरण में? तो सबसे पहले 1949 में किया गया था। उसके बाद जो है 1966 में किया गया है अवमूल्यन। अपने देश की मुद्रा का डॉलर के अपेक्षा वैल्यू को घटा देना ही अवमूल्यन कहलाता है। अब डॉलर अमेरिका के डॉलर के हिसाब से। फिर क्या है कि 1991 में जो है अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। अच्छा, अपने भारत का मुद्रा को बोलते हैं INR। क्या बोलते हैं? INR। विश्व में जो है भारतीय मुद्रा को INR के नाम से जाना जाता है, इंडियन रुपीज। ठीक है। अच्छा, 1991 में 3 बार देखिए, 1949, 1966, 1991। 1991 में 2 चरण में हुई थी, ये याद रखना। 1991 में जो है 2 चरण में जो है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। अच्छा, जब अवमूल्यन जान गए तो एक और है जिसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। जब पुराने नोट को बदलकर नए नोट लाते हैं, जैसे मोदी 2016 के आसपास लाए थे, तो उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? विमुद्रीकरण। उसको भी 3 बार किया गया है। फिर आते हैं हम लोग LPG। तो देखिए, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से हम लोग जानेंगे तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यहाँ कुछ दूसरा है। बड़ा LPG का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, फिर लो प्राइस गुड है, या इनमें से दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ आंसर में होगा C, इनमें से दोनों होगा। हालांकि इसके अलावे भी है LPG, जो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए थे। फिर क्या है? आयातित वस्तु पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उत्पाद कर, या वस्तु या सेवा कर, निगम कर, या प्रशुल्क। जब विदेश से आयात किया जाता है तो इसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसको टैरिफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैरिफ कहा जाता है।
ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाने वाला कर होता है, जिसे आमतौर पर आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। हालांकि इस पर 5% जो है टैरिफ लगाया जाता है। कितना परसेंट टैरिफ लगाया जाता है? ये 5% लगाया जाता है, ये याद रखना है। अब आ गया ये 32 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करती है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जनधन योजना, जिसको मिड डे मील कहा जाता है, यानी मध्यावकाश भोजन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसके बारे में आपको जानना है। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 32 का? तो जनधन होगा। क्या होगा? जनधन। कौन प्रभावित करता है? जनधन जो है प्रभावित करता है। और आपको ये याद रखना है कि 15 अगस्त 2014 में जो है लागू हुआ था। कब लागू हुआ है? 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना हुआ है, लागू हुआ है। अच्छा, मिड डे मील भारत में कब से चल रहा है? तो 1995 से चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब? तो 2000 से शुरू हुआ है। तो ये याद रखना है। लेकिन आंसर आपका क्या होगा? जनधन होगा। पढ़े, निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्धन के खाद्य उपभोग पोषण स्तर को प्रभावित कौन करती है? तो जनधन योजना करती है। अब आगे आते हैं 33 क्वेश्चन में। बोल रहे हैं कि भारत में गरीबी के क्या कारण है? सीमित औद्योगिकीकरण है, यानी बहुत कम इंडस्ट्री है भारत में। बी में कहता है योग साहसी का अभाव है, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर की कमी है। या कहता है कि पूंजी निर्माण की नीची दर है, या उपर्युक्त सभी है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। अब यहाँ जो है कहता है कि नीति आयोग के तहत जो है अभी भारत में जो गरीबी है कितना %? तो आज भारत में जो है गरीबी 11.3% के आसपास जो है गरीबी है। कौन कहता है? नीति आयोग। नीति आयोग जो है कब लाया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ये भी याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और इसके हिसाब से भारत में गरीबी अभी कितनी है? 11.3%। फिर बोल रहा है मानव पूंजी में सम्मिलित है। मानव पूंजी में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ स्वास्थ्य बता रहा है, शिक्षा बता रहा है, या स्किल्स बता रहा है, या उपर्युक्त जो है सभी। तो इतना जान लीजिए, मानव पूंजी में ये तीनों निहित होती है। ये जो है मानव के अंदर जो निहित होता है वो स्वास्थ्य है, शिक्षा भी है, और उसको काम करने की हुनर भी है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। अच्छा, भारत का जो है अभी HDI रैंक कितना है? HDI रैंक जो है 134वां है। पूरे 193 देशों में भारत का जो रैंक है वो 134 है। HDI कौन मापता है? तो UNDP मापता है ना। UNDP की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 को। 22 नवंबर 1965 को जो है UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है न्यूयॉर्क में है, और ये क्या काम करता है? तो HDI रैंक को मापता है। अच्छा, HDI को लेकर कौन आया था? डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक जो है HDI रैंक को लेकर आए थे। और ये डॉक्टर महबूबुल हक रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान का रहने वाले हैं। नंबर 35 में आते हैं। बोल रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार और प्रशिक्षण सम्मिलित हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिक पूंजी निर्माण, औद्योगिक पूंजी निर्माण, या फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है बैंकिंग पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण। तो आंसर हो जाएगा आपका मानव पूंजी निर्माण। तो मानव पूंजी क्या है? अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख करके आए हैं कि मानव पूंजी के अंतर्गत जो आता है वो आता है स्वास्थ्य। क्या आता है? स्वास्थ्य। उसके बाद क्या आता है? शिक्षा। उसके बाद क्या आता है? उसका स्किल, यानी काम करने की हुनर, जिसको हम लोग कौशल कहते हैं। ये तीनों चीज़ पर अगर कोई खर्च करता है, चाहे सरकार करे चाहे कोई व्यक्ति करे, तो इसको मानव पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव पूंजी। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भौतिक पूंजी क्या है? धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, घर द्वार, सब भौतिक पूंजी के अंतर्गत आता है। औद्योगिक पूंजी निर्माण, ये जब कोई व्यक्ति
या कोई बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप जो है अपने देश के अंदर इंडस्ट्री को डेवलप करता है, इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 में क्या है, बोल रहे शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है, किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऑप्शन में आपका दिया है छिपी हुई बेरोजगारी, खुली हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इतना जानिए कि छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी जो है वो कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और जब ये छुपी और मौसमी तो खत्म हो गया तो बचा कौन? खुली बेरोजगारी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, खुली हुई बेरोजगारी। ठीक है, 37 क्वेश्चन में है, बोला है कि वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? थर्मल पावर, नदियाँ, तटीय क्षेत्र या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हम लोग देखेंगे वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो थर्मल पावर। जितना भी वायु प्रदूषण हो रहा है वो थर्मल पावर के कारण ही हो रहा है। फिर क्या है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया था? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, नेपाल में। तो ये जो है चीन में लागू किया गया था, इसको हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिस तरह भारत में 24 जुलाई कब? 24 जुलाई 1991 में क्या लाया गया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी, जिसको LPG भी हम लोग कहते हैं। उसी तरह जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है चीन में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? चीन में, है ना, ये याद रखना है। अच्छा, चीन में कब लाया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड? तो 1958 से लेकर 1962 के बीच जो है एक योजना लेकर आए थे जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो किससे रिलेटेड है? उद्योग से रिलेटेड है। और ये कौन देश से बिलोंग करता है? तो चीन से। कब लाया था? 1958 और 62 में। अच्छा, भारत भी उद्योग को लेकर लाए थे, जिसको 24 जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसको LPG भी कहा जाता है। चलिए 39 क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है और ये इकोनॉमिक्स में भी है। तो बोल रहा है कि भारत में है, पाकिस्तान में है, चीन में है। इनमें से इतना जान लीजिए, अभी जो है ना सबसे ज़्यादा अगर कहीं बीच में कहीं जनसंख्या है कोई देश में तो भारत में कितना? 145 करोड़ आसपास सबसे ज़्यादा। एशिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं जनसंख्या है तो है भारत, 145 करोड़। कितना? 145। चीन तो पीछे हो गया है, 142 करोड़ समथिंग। कितना है? 142 करोड़ समथिंग। और पाकिस्तान तो इसमें लमसम है 25.29 करोड़, यानी समझिए कि 26 करोड़ समथिंग जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो भारत है, यहाँ तो भारत ऑप्शन होगा। लेकिन इतना जानिए कि सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रजनन दर कोई देश में है या कोई महाद्वीप में है तो है अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका के एक नाइजर देश है, नाइजर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्रजनन दर है, जो कि बताता है 7.1% के हिसाब से जो है प्रति वर्ष जो है वहाँ प्रजनन दर बढ़ रही है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, चीन में दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे थे कहीं पर। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहाँ से है? चीन, 1958 और 62। वही क्वेश्चन 40 में भी दोहरा दिया है, यानी रिपीट कर दिया है। यहाँ बोलता है कि चीन में दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित है किसके लिए? विस्तृत औद्योगिक पर है, अभी मैंने बताया था। नई कृषि रणनीति पर है, निजीकरण पर है, या फिर कह सकते हैं आर्थिक सुधार पर है। तो ये एक ऑप्शन हो जाएगा ए, औद्योगिकीकरण पर लाया गया था। तो आप सभी को मॉडल सेट 2 कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट डे हम जो है मॉडल 3 में आएंगे और आप सब ध्यान से इस मॉडल सेट को देखिए। आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ये 100% मैं गारंटी देता हूँ। धन्यवाद।